यूजुअली। स्टूडेंट ये सोचते हैं कि आईएएस बन गया मतलब मतलब स्टेट का अपने जिला का राजा बन गया है। रियल में आईएएस का फील्ड वर्क होता क्या है? जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन ज़्यादा टफ है या जॉब कर रहे हैं वो ज़्यादा टफ है? जो हम एथिक्स प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते हैं वो यूपीएससी के सर्विसेज में फॉलो होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना नहीं चाहते हो, फाइल्स को कैसे पढ़ेंगे? मैम आपका लवासना का क्या एक्सपीरियंस रहता है? बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर मैं लवासना फेल हो गया तो मुझे सर्विसेज मिलेगी नहीं मिलेगी। प्लान भी कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, वो दिमाग में रखना चाहिए नहीं? अपनी प्रिपरेशन और एक कंसेप्ट समझ में आया टाइम लीकेज का। 23 का पेपर आया, आपने प्रीलिम्स का देखा होगा। इस हाँ। प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए आप क्या बोलना चाहेंगे? जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। आज का जो इंटरव्यू आप सबके लिए काफी खास रहने वाला है। जो भी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं ना, तैयारी से पहले का फेज, तैयारी के दौरान, है ना, और तैयारी के बाद जब आपको सर्विसेज मिल जाती हैं वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो आज हम जो इंटरव्यू करने वाले हैं, रैंक 2 2020 के रैंक 2 है मैम, जागृति अवस्थी मैम, वेलकम टू केजे मिशन मैम। थैंक यू। ये जो इंटरव्यू है ना खास इस वजह से भी रहने वाला है क्योंकि हम इसमें ना स्ट्रेटेजी, नोट्स, रिसोर्सेज, करंट अफेयर इन सब के बारे में बात नहीं करने वाले। ये सब ऑलरेडी आप देख चुके हैं। इसमें उन सारी चीजों में बात की जाएगी जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में काफी कम बात करी जाती हैं और जो आपके लिए रेलिवेंट है। दूसरी चीज जो है, मैम की एक पीवाईक्यू को लेकर एक बुक आई है, वो आपके लिए एक मतलब बर्निंग जो प्रॉब्लम रहती है उसका सोल्यूशन है, उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। जो बुक है पहले आपको स्टार्टिंग में यही दिखाते हैं। तो मैम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि काफी सारी बुक्स रहती हैं, आपने पीवाईक्यूज की बुक ही क्यों लिखी? एक्चुअली जो हम प्रिपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट हर चीज़ करते हैं, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी पूछता है, इतने सालों से पूछता है, जैसे मैंने 26 इयर्स का एनालिसिस किया है, 26 साल से जो क्वेश्चन का एक पैटर्न है तो उसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा 100% चेंज हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि यूपीएससी के लिए कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इस बुक में स्पेसिफिकली जब मैं तैयारी करती थी तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काफी फोकस करती थी। तो मैंने एक एक ऑप्शन को एनालाइज किया हुआ है, किस तरीके से उस क्वेश्चन में मैंने सोचा था, क्या कंटेंट को मैंने वहाँ पे बिल्डअप किया था, वो सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड की। तो मैम एक चीज ये पूछना चाहेंगे कि आपने 26 ईयर्स ही क्यों लिखे? स्टार्टिंग में स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम लगती है कि 26 साल का मुझे पढ़ना है। नहीं, एक्चुअली ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है इस फिगर के पीछे। जनरली लोग 25 5 या उस तरह से करते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि प्रीलिम्स आपको तब से एनालाइज करना चाहिए जब पैटर्न चेंज हुआ था 2013 में, वहां से लेकर के तो आपको करना ही है। बट साथ साथ में कुछ टॉपिक्स हैं, पहले कभी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, हो सकता है वो रिपीट हो जाए, कोई ऑप्शन रिपीट हो जाए। तो इन जनरल एक लमसम आप उसमें क्वेश्चन बैंक टाइप का इसको ट्रीट कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने जितना मैं कवर कर सकती थी उस हिसाब से। और एक्चुअली मेजर रीजन है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स के कवर किए हुए थे। ऑलरेडी मेरे पास वो कंटेंट था तो फिर मैंने उसको कंपाइल कर दिया। सबसे बड़ा जो पहला स्टेप रहता है स्टूडेंट का वो रहता है कि सिलेबस को एनालाइज किया, सिलेबस को पढ़ा प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, उसके बाद में पीवाईक्यूज को किस तरीके से एक स्टूडेंट पढ़े। सब टॉपर बोलते देते हैं लेकिन इसको एनालाइज करो, कैसे करें एनालाइज, वो थोड़ा सा आपने ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स बोले, एक सिलेबस और एक पीवाईक्यू। हाँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सिलेबस के हिसाब से अरेंज्ड हैं, ऑर्गेनाइज हैं, जैसे आप जब इस बुक को देखेंगे तो उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज इसको अरेंज करके रखा हुआ है। हमने मेंस का भी क्वेश्चन बैंक इंक्लूड किया, ऑब्वियसली सॉल्यूशंस नहीं किए, क्वेश्चन बैंक किया हुआ है। आप अपना प्रीवियस सिलेबस की कॉपी उठा लीजिए, वो भी इस बुक में हमने इंक्लूड की हुई है। आप उसमें पॉइंट पढ़िए, अगर उसमें लिखा हुआ है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट, उसमें से कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। बेसिकली आपको यही एनालाइज करना है एक टॉपिक में से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने इनिशियल 1 महीना बस यही किया था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ पढ़ती थी। 1 महीना? हाँ, सिर्फ मैं सिलेबस पढ़ती थी, सिलेबस का कोई टॉपिक और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आंसर भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ती थी ताकि ये समझ सकूं कि क्वेश्चन कौन सी जगहों से ज्यादा पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की उस समय समझ में नहीं आता था कि क्यों मैं ये कर रही हूँ। हाँ। पर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो जब मैं पढ़ती थी तो मुझे क्लिक करता था कि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, या जैसे मैंने कहा कि मैंने इस बुक में एक एक ऑप्शन को भी एनालाइज किया है, तो ऐसा ऑप्शन शायद यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो वो चीजें क्लिक करती हैं, आप ज्यादा स्ट्रीमलाइन करके पढ़ पाते हो। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं स्टार्टिंग में कि ऑप्शंस को नहीं देखते, जैसे कि आपने बताया कि आप ऑप्शंस को भी एनालाइज करती थी, क्योंकि पीवाईक्यूज को पूछा जाता है तो ऑप्शंस को भी उठा के पूछा जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है।
कोई भी पीवाईक्यू आप सॉल्व कर रहे हो उसके ऑप्शंस को भी ध्यान में रखो, क्योंकि वो यूपीएससी है, कुछ भी घुमा सकता है। और मैम जो 2022 का जो पेपर आया, 23 का पेपर आया, आपने प्रीलिम्स का देखा होगा, इस हाँ। प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैंने पेपर देखा है, डेफिनेटली काफ़ी चेंज है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स ऑलमोस्ट कई जगहों पे काम नहीं आई। एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहूँगी एस्पिरेंट्स को कि अकॉर्डिंगली कट ऑफ भी तो नीचे जाता है। अगर पेपर की डिफिकल्टी बढ़ रही है तो कट ऑफ भी अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो रहा है। कभी कट ऑफ 100 के ऊपर होता था, अब आजकल 92 और आई थिंक इस बार तो 80s में भी 80s में move गया कर था पिछले साल। तो कट ऑफ भी नीचे जा रहा है, तो आपको बेसिक्स अपने पूरे फ्रेश रखने हैं। जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजीली डुएबल हैं, सपोज 200 मार्क्स के पेपर में से अगर 120 मार्क्स का भी ऐसा आता है जो एक क्लासिकल कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एटलीस्ट आप वो तो सही करें। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपना बेसिक बुक्स अच्छे से पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करें, और प्रीलिम्स में आपको फुल मार्क्स नहीं लाने हैं, जस्ट अ पासिंग स्टेज। जी मैम, एक चीज और है, सबसे पहले हम आपको ये बधाई देना चाहेंगे कि जो बुक है ना आपकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर हमने खुद देखा था, ये टॉप रैंकिंग में रही थी और ये बेस्ट सेलर बुक भी होने वाली थी कुछ टाइम के लिए, हमने उस चीज को देखा था, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये तो इंग्लिश मीडियम के लिए है, जी। हिंदी मीडियम का क्या एडिशन? एक्चुअली उसमें भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन काफ़ी स्पेसिफिक सी चीज़ है और टेक्निकल चीज़ है, तो उसमें कोई जो हिंदी भाषा का भी एक्सपर्ट है और कंटेंट को भी थोड़ा-सा समझता, उसके साथ मिल करके मैं और वो व्यक्ति मिल करके वी आर ऑलरेडी वर्किंग कि हम एक हिंदी मीडियम के लिए भी ऐसी, क्योंकि डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देने से कई बार टेक्निकल चीज़ें गलत हो जाती हैं। हाँ। तो मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती, तो उस पे भी हम काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करते हैं, उसकी लैंग्वेज काफी स्ट्रिक्ट रहती है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आती। लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कई बार उसका मीनिंग भी बदल जाता है, टेक्निकल चीजें गलत हो जाती हैं। तो कोई भी मीडियम हो, एटलीस्ट कंटेंट हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। इसलिए मैं वर्क कर रही हूँ, तो प्रॉपर एक ऐसे व्यक्ति के साथ वर्क कर रही हूँ जिसको हिंदी भी प्रॉपरली आती हो और वो थोड़ा सा कंटेंट का भी नॉलेज रखता हो। मीन्स हिंदी मीडियम के आने वाली है जी। कितना टाइम लग जाएगा? ये तो आपको पब्लिशिंग हाउस से पूछना पड़ेगा। हाँ, एक चीज आपको बताएं, इस बुक की जो यूनिकनेस है ना, हमने देखी है, अभी तक हमने काफी सारी बुक्स देखी हैं पीवाईक्यूज की, काफी सारी बुक्स का हमने रिव्यू किया अपने चैनल पे, लेकिन ये जो बुक है ना, इसमें खास बात हमें लगी, पहला इसमें जो ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है ना, वो टॉपिक वाइज दे रखा है, टॉपिक प्लस मार्क्स वाइज। दूसरा, जो स्टार्टिंग में जो डेटा दे रखा है ना हिस्ट्री का और कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना है, सारे आर्टिकल्स और क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, वो सारी चीज आपने काफी अच्छे तरीके से डाली है और ये यूनिकनेस है एक्चुअली ये जो पॉइंटर्स है ना जो आप देखेंगे कि बहुत ही शॉर्ट में टाइमलाइन दे दी, या फिर आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स दे दिए, ये बेसिकली रेडी रिकॉर्नर टाइप के हैं। जैसे मैं भी जब पढ़ती थी तो मैंने वन पेज के A4 साइज में बहुत ही छोटा छोटा लिख लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, तो एक काइंड ऑफ एक क्रोनोलॉजी मेरे दिमाग में सेट हो। हिस्ट्री से कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट क्रोनोलॉजी से सॉल्व भी हो जाते हैं। तो एक जेनरिक अगर आपको पता है उसकी आउटलाइन, तो उस पर बिल्डअप कर लेते हो आप कंटेंट। जैसे अगर आप फ्रीडम मूवमेंट पढ़ रहे हो, आपको 1857 से फिर उसके बाद में कौन से मूवमेंट्स हुए हैं, फिर कौन सा मूवमेंट हुआ है, फिर गांधी जो स्टार्ट हुआ उसमें कौन से कब, जैसे अगर मैं आज आपसे पूछूंगी कि वेवल्स प्लान आया था या सी गोपालाचारी फॉर्मूला आया था, तो हमें भी कंफ्यूज हो गया पहले कौन सा आया था। हाँ, और ऐसे कंफ्यूजन होते हैं। सो बेसिकली उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए एक रेडी रिकॉर्नर है। इसमें जो है ना खास बात ये रहने वाली है आपके लिए, जैसे हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन बनाते हो, उसमें आपको अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत कुछ भी नहीं लगाना, ये सारा काम मैम ने और जो इस बुक के एडिटर हैं प्रमेश, उन्होंने कर रखा है। क्योंकि इससे पहले मैम जो प्रमेश पब्लिकेशन की तरफ से वॉल चार्ट था हिस्ट्री का और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना है, वो सारा कंटेंट इसमें मिक्सअप हो गया है, तो काफी यूनिकनेस हो गई है। और इस चीज को हम काफी कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं कि अभी तक मार्केट में काफी अच्छे अच्छे बुक थे, लेकिन इसमें जो है यूनिकनेस ये जो डाली है, स्टूडेंट इसको परचेस करने के लिए देखेगा। एंड मैम स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट पढ़ता है ना पीवाईक्यू सॉल्व करना है, वो तो आपने बता दिया टॉपिक वाइज कैसे करना है, कितने ईयर्स का स्टार्टिंग में करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अगर आप इस बुक को देखेंगे और टॉपिक वाइज इसको सेग्रीगेट कर देंगे, क्योंकि हम टॉपिक वाइज ही पढ़ते हैं, आपको हर टॉपिक में हार्डली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गई, तो हो सकता है आपको 25-30 क्वेश्चंस मिल जाए। कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आपको 2-2 3-3 क्वेश्चंस मिल जाए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो आई विल सजेस्ट कि आप एटलीस्ट, अगर आपके पास टाइम कम है तो 10 इयर्स, और यदि आपके पास टाइम है तो 26 इयर्स को भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। 10 इयर्स स्टार्टिंग में रहना चाहिए डेफिनेटली। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन ज्यादा टफ है या जॉब कर रहे हैं वो ज्यादा टफ है? आई थिंक दोनों की अपनी अपनी टफनेस है। प्रिपरेशन के टाइम पे आपको सिर्फ इस सर्विस में आना एक बड़ी चीज लगती है कि बस आ जाएं, कैसे भी आ जाएं। आने के बाद आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, आपका ज्यादा ध्यान अपनी परफॉर्मेंस पे होता है, और प्रिपरेशन आपकी 2-3 साल का इवेंट है जो
2-3 साल का प्रोसेस है जो एक इवेंट में जाके कल्मिनेट होता है, जबकि जो जॉब है ये 30-35 इयर्स लॉन्ग एक प्रोसेस है और ये इसका कोई एज़ सच एंड पॉइंट नहीं है, एंड गोल नहीं है। तो दोनों की अपनी-अपनी अलग टाइप की चैलेंजेस हैं। मेंटल वर्क जो था आपका प्रिपरेशन में ज़्यादा था या जॉब में ज़्यादा है? दोनों में ही ज़्यादा है, लेकिन हाँ, उस टाइम पे ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिव होता था क्योंकि शायद सिर्फ़ पढ़ने का ही काम होता था, सिर्फ़ आपको अपना कंटेंट पढ़ना है, करना है। समझना है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, पब्लिक डीलिंग भी आ जाती है, आपको फ़ील्ड पे भी विज़िट्स हो जाते हैं, तो डेफ़िनिटली उस तरीके का मेंटल वर्क अलग टाइप का मेंटल वर्क था जहाँ पे आप बुक्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व थे। अब जो मेंटल वर्क है उसमें आप अपनी फाइल्स के साथ भी इन्वॉल्वड हैं, लोगों के साथ भी इन्वॉल्वड हैं। मैम फाइल से याद आया कि जो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं सीसेट को लेकर थोड़े से परेशान रहते हैं और कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना नहीं चाहते, वो फाइल्स को कैसे पढ़ेंगे? नहीं, मुझे लगता है जो भी व्यक्ति यूपीएससी के लिए तैयारी करता है, उसको पढ़ाई करने से कोई हिचक नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। हुँ, आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स के, अगर आप थोड़ा-सा आपको वो धैर्य रखना पड़ेगा जहाँ पे थोड़ा रुक करके बड़े-बड़े पैसेजेस पढ़ना, बड़े-बड़े पैराग्राफ्स पढ़ना। सीसैट का जैसे आपने कहा, उसमें एक पोर्शन एप्टीट्यूड का न्यूमेरिकल एबिलिटी है न्यूमेरिकल। और एक आपका पैसेज है। कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा टफ हो गई, हुँ, तो वहाँ पे आपको पैसेज सेव कर लेगा। एटलीस्ट जो पैसेजेस आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है, आप वो कर सकते हैं। फिर आपको लाने भी 33% मार्क्स ही हुँ। हैं। तो बेसिकली दोनों का बैलेंस बना करके चलिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी का है तो मैं कहूँगी आप डेली 2 क्वेश्चन करिए। ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के 13-14 साल के क्वेश्चन्स उठा लीजिए सीसैट के और डेली सिर्फ 2-2 क्वेश्चन करते जाइए। स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट पढ़े ना पढ़े फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में ज़रूर पढ़ना चाहिए और हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप लास्ट में तो मैं कहूँगी लास्ट के 1 हफ्ते में एटलीस्ट रोज़ सीसैट का 1 पेपर एक करिए, पेपर सॉल्व करना ताकि चाहिए। आपको एक वो काइंड ऑफ कंडीशनिंग हो जाए। हम जीएस पे इतना ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कट हुँ, ऑफ के कारण कि कई बार ये ओवरलुक हो जाता है। स्टार्टिंग के लिए मैं कहूँगी कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप 1 साल पहले प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के, डेली सिर्फ 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के, 1 क्वेश्चन पैसेज का, ईज़िली। हुँ। मैम फील्ड वर्क से याद आया, जैसे आप बता रही थी फील्ड वर्क रहता है, उसमें मेंटल वर्क है। रियल में आईएएस का फील्ड वर्क होता क्या है? कैसा होता है? रियल में एक्चुअली आईएएस का फील्ड वर्क यही होता है कि जब आप जो भी आप डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं, वहाँ पे जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, उसको ग्राउंड लेवल पे जा कर के देखना। जैसे सपोज़ आपके पास यदि कोई ये कहने के लिए आता है कि वो आवास योजना में उसको मकान नहीं मिल रहा है या कुछ भी, तो इसका मतलब है कि आप एक बार जा कर के फील्ड पे जाने का मतलब ग्राउंड पे उतरना, हुँ, एक्चुअली जा कर के देखना। हुँ। तो आप उस व्यक्ति से मिल सकते हैं, उसकी सामने से देख सकते हैं कि उसके क्या हालात हैं, वो बेनिफिशियरी लिस्ट में है या नहीं, क्यों नहीं है, अगर छूट गया है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो वो फील्ड वर्क रहता है यूजुअली। स्टूडेंट ये सोचते हैं कि आईएएस बन गया मतलब मतलब स्टेट का, अपने जिला का राजा बन गया मैं। नहीं, नहीं, राजतंत्र तो बहुत पहले ही खत्म हो गया, पूरी तरह से लोकतंत्र है और ब्यूरोक्रेसी जितना मैं समझ पाई हूँ बहुत कम टाइम में, प्रॉपर्ली एक प्रोफ़ेशनल जॉब की तरीके से की जा रही है, बहुत प्रोफ़ेशनलाइज़ेशन है। जैसे हम पढ़ते भी हैं सिविल सर्विसेज़ रिफ़ॉर्म्स के बारे में जब हम तैयारी करते हैं, तो तैयारी करते टाइम हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि हुँ, उसके बाद क्या होगा और अब जैसे मैं 1 साल मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही थी, तो मैं कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सब नियमों के साथ बंधे होते हैं, जो हम एथिक्स में हुँ, से हुँ। पढ़ते हैं जीएस 4 में जब पेपर में, उस तरीके की सिचुएशंस आती हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि कैसे हमें रूल्स को, लॉज़ को ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। लोगों को मेन में ये देख रहा हूँ तो लोगों को कोई असुविधा ना हो, जो भी नीडी व्यक्ति है उसको सारी वो चीज़ें मिलें जिसका वो हकदार है। तो ये सारी चीज़ें आपको रहती हैं, आप फुल फ्लेज कोई कहीं के राजा नहीं बन जाते ऑब्वियसली, आप हम सब नियमों से ही बंधे होते हैं। जैसा कि आपने एथिक्स की बात बोली, तो एक चीज़ पूछने आएँगे, जो हम एथिक्स प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते हैं, वो यूपीएससी की सर्विसेज़ में फॉलो होते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल फ़ॉलो होता है। ये कहने की बात नहीं है, जो हम एम्पैथी, सिम्पैथी के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी वैल्यूज़, इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ते इंटीग्रिटी, हैं। हम पढ़ते हैं अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी वैल्यूज़। के बारे में, ह्यूमन वैल्यूज़। आपको हर दिन वो चीज़ फ़ील्ड पे फ़ेस होती है। आप हर दिन वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। अ, हो सकता है कि आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि 6 बज गए तो मुझे अब ऑफ़िस से घर जाने का हुँ। टाइम हो गया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पर रहना, तब तक रहना जब तक कि चीज़ें सॉर्ट आउट ना हो जाएँ। और बिगिनर से याद आया कि अभी तक जो स्टूडेंट है ना 11th और 12th में, वो सोचते हैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। इसमें कितना टाइम लगना चाहिए? पहला क्वेश्चन तो ये, मतलब कितने टाइम में प्रिपरेशन हो जाती है? दूसरा, कब से स्टार्ट करनी चाहिए? एक्चुअली आपने एक पहले तो आपने जो चीज़ बोली मेहनत वाली, मैं ये हुँ, कहूँगी कि किसी भी फ़ील्ड में आप हो, मैं काफ़ी लोगों से मिली हूँ, मैंने पहले भी एक नौकरी की हुई है। आप भी देखेंगे जितनी आप मेहनत करते हो उतना ही आपको आउटपुट मिलता है, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में चले जाएँ। तो मेहनत का कोई अंत नहीं होता, मेहनत आपको हमेशा करनी है जब तक आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने कहा कि तैयारी कब से शुरू करें, कैसे शुरू करें? कई बार 10वीं 12वीं के बच्चे भी आते हैं कि कैसे तैयारी की जाए, तो मैं उनको कहूँगी एटलीस्ट आप अपना स्कूल प्रॉपर्ली कंप्लीट करिए।
यूपीएससी का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि 12th तक का सब कुछ इंक्लूड कर लीजिए आप। तो आपको वो बेसिक्स अपने स्ट्रांग रखने हैं। आप स्कूल में जब है तो आप स्कूल पे ध्यान दीजिए, अपने करियर ओरिएंटेड रहिए। अगर आप कॉलेज में हैं, वहाँ पे आप कई लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि हमें सिर्फ यूपीएससी करना है, वो कॉलेज से तैयारी, स्कूल से तो आई विल नॉट सजेस्ट। स्कूल से तैयारी करना तो कहीं न कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्री कंडीशन कर लेते हैं। और अगर आपको हर चीज़ की थोड़ी बेसिक नॉलेज अच्छी रहेगी, जो स्कूल में क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको हेल्प करेगी आगे जाके। हमें लगता है इंग्लिश हिंदी पढ़ के क्या होगा, पर यूपीएससी में जब मेंस में इंग्लिश और हिंदी का पेपर होता है, अगर तो आपने पता 12th चलता तक है। सिंसियरली किया हुआ है, तो आपको 1-2 दिन लगेंगे और आप वो पेपर कर लेंगे। और कई बार आपको स्ट्रगल करने, जैसे हिंदी से तो बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं कई बार, इसलिए कि हमने इतने सालों से हिंदी लिखी नहीं, कॉलेज में कई बार आदत छूट जाती है। तो उसमें तो मैं कहूँगी आप कॉलेज से स्टार्ट कर सकते हैं, यदि आपका दिमाग एकदम बन चुका है कि आपको यूपीएससी करना है। आइडियली इस एग्ज़ाम को 1 से डेढ़ साल की प्रिपरेशन चाहिए। यदि इतना आप, मैं इनफ रहता कहूँ है। कि रोज़ आप 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हैं, जो हम्म। कि एवरेज है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, 1 साल के लिए तैयारी कर रहा है, तो 8 से 10 घंटे रोज़ पढ़ेगा। और उसके अलावा 1 साल का एग्ज़ाम साइकिल है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। पूरा ही 1 साल लग जाता है कंप्लीट होने में। तो एज़ अ पैकेज ऑलमोस्ट 2 से सवा 2 साल का इंटरव्यू। उतना आई मतलब थिंक उतना सफिशिएंट है करने के लिए। मीन्स अगर देखें बच्चा 8 घंटे वो पढ़ते हुए जा रहा है तो 1 डेढ़ साल इनफ रहता है स्टार्टिंग जी में। हाँ, 1 डेढ़ साल काफ़ी है, आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। बस आपको ये स्मार्टनेस रखनी है कि आप पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लें, टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लें, एनालिसिस करते रहें कंटीन्यूअसली, गलतियों पे इम्प्रूव करते रहें, ये इम्पोर्टेंट है। आपका क्या रूटीन रहता था मैम, अगर एक स्टूडेंट उससे थोड़ा सा सीख लेना चाहे तो? हालांकि सबका अलग अलग रहता है लेकिन थोड़ा सा जानना चाहे तो। डेफ़िनेटली सबका रूटीन अलग है, क्योंकि सबकी लाइफ़स्टाइल अलग है, उनके कमिटमेंट्स अलग हैं। कोई जॉब के साथ कर रहे हैं, कोई स्कूल के साथ कर रहे हैं, आई मीन कॉलेज के साथ कर रहे हैं। अ, मैंने जॉब छोड़ दी थी जुलाई 2019 में, एंड मैंने पूरा 1 साल लग कर के तैयारी की। तो डेली मैं 3-3 घंटे के 3 स्लॉट्स बनाती थी। 3 घंटे का लॉजिक ये है कि मेंस का एग्ज़ाम 3 तीन घंटे का घंटे होता बाद है, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स भी 3 घंटे के होते हैं। आप कोई भी मेजर एग्ज़ाम अगर देखोगे तो 3 तीन घंटे का घंटे का होता है, रहता इंक्लूडिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स भी। तो 3 घंटे आपको बैठकर एक साथ पढ़ने की आदत होनी चाहिए। तो मैंने 3 घंटे करंट अफेयर्स, 3 घंटे ऑप्शनल और 3 घंटे है। जीएस, जी यस। इस तरीके से डिवाइड किया हुआ था। करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर हो गया, आपकी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन हो गई। तो ये चीज़ मैं उसमें 2 घंटे न्यूज़पेपर, 1 घंटे मैगज़ीन, इस तरीके से मैंने डिवाइड कर रखा था। मीन्स आप भी 2 घंटे टाइम देते थे करंट अफेयर के हाँ, लिए? मैं क्योंकि न्यूज़पेपर के जब लिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसको सिर्फ़ सुपरफिशियली मत पढ़िए। ना मैं नोट्स बनाती थी, पर हमेशा उसको पढ़ने के बाद आप एक बार न्यूज़पेपर बंद करके ये सोचिए कि आज आपने क्या पढ़ा? एडिटोरियल में क्या पॉइंटर्स थे? आप उसको एनालाइज़ करते हुए पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी स्टोर होगा। फिर जैसे मैंने बोला 3 घंटे ऑप्शनल और 3 घंटे जीएस रहता जी था। यस। तो 3 घंटे जब ऑप्शनल एक बार खत्म हो जाए आपका, तो वो 3 घंटे भी जीएस में शिफ्ट हो जाएँगे। फिर 6 आवर्स हो जाएगा। आपने सोशियोलॉजी ऑप्शन लिया था, उसके जी। पीछे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स रहे थे आपके? सोशियोलॉजी ऑप्शनल के पीछे सबसे तो ये था कि इसका सिलेबस अच्छा खासा वेल डिफाइंड प्रॉपरली है, एक एवरग्रीन ऑप्शन है, कंटेंट ईज़िली अवेलेबल है। मुझे इंटरेस्ट भी था पढ़ने में, क्योंकि बहुत जेनेरिक चीज़ें हैं, सोसाइटी के बारे में ही आप पढ़ते हैं, जो आप हर रोज़ देख रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट था, मैं रिपीट करूँगी कि जैसे मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी, तो मुझे सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने में ज़्यादा काफ़ी इंटरेस्ट अच्छा। आता था। फिर मैंने डिसाइड किया मैं सोशियोलॉजी ऑप्शन लूँगी, और बहुत जेनेरिक है, बस आपकी अगर राइटिंग स्किल्स थोड़ी अच्छी हैं, यदि आप आंसर्स को प्रॉपर्ली ड्राफ्ट कर सकते हो, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। आपने 3 घंटे टाइम दिया था करंट अफेयर में, उसका काफ़ी बेनिफिट मिला होगा ऑप्शन में, क्योंकि आपको आंसर्स लिखने में काफ़ी हेल्प मिली एक्चुअली होगी। क्या होता है, जब आप 2 घंटे न्यूज़पेपर प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, एडिटोरियल, कई लोग कहते हैं कि 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। आप 1 घंटे में फिनिश कर लो हुँ। या डेढ़ घंटे में फिनिश कर लो, और वो कर भी सकते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। चूँकि मैंने जॉब छोड़ दी थी, मैं फुल टाइम प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरे पास समय था। कोई अगर इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन एडिटोरियल आ गया, तो मैं उसको प्रॉपर एनालाइज करती थी कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस एडिटोरियल में क्या मेन पॉइंटर्स हैं। मतलब पूरे एडिटोरियल का आप 4-5 मेन पॉइंट्स अगर आपको निकालने हो, लैंग्वेज जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, आपको वहां से वो चीजें पिक करनी पड़ती हुँ, हैं। हुँ। अलायंसेस हो गए, या कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कंपटीशन, 3 सीज जो इंडिया हुँ, चाइना के हुँ। लिए बोल देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने वहाँ से पिक की, जो करंट अफेयर्स से की थी, और उससे बेनिफिट होता है, आपके ऑप्शन में भी बेनिफिट होता है, क्योंकि कई बार सोशल इश्यूज से कोई चीज़ें आपने कोट कर दिया, कोई एग्जाम्पल आपके साथ स्टे कर दिया, आपने कोट कर दिया। मैम आपका लवासना का क्या एक्सपीरियंस रहता है? वो अगर जानना चाहें तो क्या एक्सपीरियंस से मतलब है डेली का रूटीन क्या होता है कि स्टूडेंट को जनरली पता पड़ जाए और क्या-क्या चीज़ रहती है थोड़ा-सा? लिबासना का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी एनरिचिंग रहा है।
तो क्योंकि हम जब तैयारी करते हैं तो काफ़ी मोनोटोनस रूटीन फॉलो करते हैं, सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ रहे होते हैं, बहुत ही कम टाइम होता है हमारे दिन का जब हम कुछ और कर रहे हों। सो लबासना में आपको एक ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोसेस से वो ट्रीट करते हैं। हमारा दिन स्टार्ट हो जाता था 6 बजे सुबह, 6 बजे सुबह से पीटी होती थी वहाँ पे, सबके लिए कॉमन होता था। तो 6 बजे से आप पीटी स्टार्ट करते थे, 6 से 7 तक पीटी हुआ करती थी, फिर आप वापस आते थे। 8 बजे से हमारी क्लासेस 8:30 से ऑलमोस्ट क्लास स्टार्ट हो जाती थी। तो ब्रेकफास्ट होता था 8 से 8:30, फिर 8:30 से क्लासेस हुई, फिर लंच, फिर शाम तक क्लासेस चलती थी ऑलमोस्ट 5 बजे तक। फिर एक ब्रेक होता था, फिर 6 से इवनिंग स्पोर्ट्स हम स्टार्ट कर देते थे। फिर वही इवनिंग स्पोर्ट्स के बाद फिर डिनर हुआ, फिर उसके बाद फ्रेंड्स के साथ हम थोड़ा-सा हैंग आउट कर लिया। तो लबासना का एक्सपीरियंस काफ़ी होलसम है, जहाँ एकेडमिक्स भी है, स्पोर्ट्स भी है। तो एकेडमिक्स में क्या पढ़ाया जाता है? इतनी सारी पढ़ाई करके तो एक एस्पिरेंट जाता है उसमें। जब हम पढ़ते हैं तो यूजुअली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, पर वहाँ जाकर के आप रियल लाइफ इश्यूज को प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि लॉज क्या हैं, कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे। इंडियन जो मेजर लॉज हैं, जैसे कि इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, इनके बारे में हमें क्लासेस दी जाती हैं। हमें वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस दी जाती हैं। हम लोग के कई लोग ऐसे हैं जिनका होम स्टेट अलग है और उनका कैडर अलग है, तो उनको लैंग्वेज की क्लासेस, ऑल्दो मेरा दोनों ही हिंदी है, मेरी मातृभाषा भी हिंदी है और मेरी कैडर लैंग्वेज भी हिंदी है, बट प्रशासनिक हिंदी थोड़ी सी अलग होती है, तो उसकी हमें क्लासेस दी जाती थी। तो ऑलमोस्ट हर वो चीज़ जो हमें ऑन द जॉब ज़रूरत होगी, उन चीज़ों से हमें अवगत कराया जाता है। तो मैम काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर मैं लबासना फेल हो गया तो मुझे सर्विसेज मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लबासना में डेफिनिटली एग्ज़ाम्स होते हैं। थैंकफुली मैं फेल नहीं हुई, तो मुझे नहीं पता क्या उसका प्रोसेस होता है, बट वहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से देखा जाता है कि आप टाइमली अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करें। हमें असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, आप एग्जाम्स को प्रॉपरली लें, सीरियसली एग्जाम्स को कंप्लीट करें, उसका रिजल्ट आता है, तो सारी चीज़ें रहती हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, बिगनर्स होते हैं, जो रॉयल एंट्रीज यूट्यूब पे देख लें, शॉर्ट्स देख लें, तो उनको ये लगता है कि ये अब तैयारी आसान है और यहाँ से जाके हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो लबासना है। जो कि उनको पता नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रीट है। आपको सारी चीजें ट्रीट दी जा रही है एंड आपको ट्रेन भी किया जा रहा है वहाँ पे, वो ट्रेनिंग है, इसीलिए उसका नाम ट्रेनिंग है। हाँ। काफी सारे स्टूडेंट उसको मोटिवेशन समझ के उसको वहाँ पढ़ने लग जाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा नहीं, आई थिंक वो जो ये एंट्री वीडियोस या रॉयल एंट्रीज, ये मोस्टली यूट्यूब का क्रिएशन है, सोशल मीडिया का क्रिएशन है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एट दी एंड ये भी एक जॉब है, प्रोफेशन है, ये भी एक लोग प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं इससे, क्योंकि पब्लिक में बहुत ज़्यादा इंटरफेस होता है, तो थोड़ा चार्म ज़्यादा लगता है कुछ लोगों को इससे। बाकी उस तरीके का कुछ नहीं है, और आपको मोटिवेशन रियल चीज़ों से होना चाहिए। लबासना नो डाउट एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, काफ़ी चीज़ें हम वहाँ से सीखते हैं। मैं अपने आप को अगर पहले लबासना के देखूँ या अब देखूँ बाद में, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। आप अपने मैनेजमेंट आपका खुद का बेटर हो जाता है, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट बेटर करते हो, कम्युनिकेशन बेटर करते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है मैम हमारा है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिस पर काफी सारे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। और ये बोलना चाहेंगे कि आपके क्या टिप्स रहने चाहिए, एक सीरियस एस्पिरेंट को टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए? मैं टाइम मैनेजमेंट को 2-3 चीज़ों में ब्रेक करूँगी। पहला, टाइम मैनेजमेंट प्रिपरेशन के दौरान, टाइम मैनेजमेंट प्रीलिम्स के लिए, टाइम मैनेजमेंट मेंस के लिए। प्रिपरेशन के दौरान तो आपको चीज़ों में टाइम को डिवाइड करना है। अल्टीमेटली आपके पास प्रोडक्टिवली एक दिन में 10 से 12 घंटे ही होते हैं। बाकी रूटीन की चीज़ें होती हैं, आपकी स्लीप है, फिटनेस है, फूड है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। 10 से 12 घंटों को आप कैसे डिवाइड करोगे? मुझे जो अपनी प्रिपरेशन दौरान एक कांसेप्ट समझ में आया, टाइम लीकेज का, कि कितना टाइम आपका सिर्फ लीक हो रहा है इधर-उधर। वो प्रोडक्टिवली ना आप एन्जॉय कर रहे हैं, ना आप उसमें पढ़ ही पा रहे हैं, ना ना रेस्ट कर पा रहे हैं। उस चीज़ को रोकना है। 3 घंटे, इसीलिए मैंने जैसे पहले ही बोला 3-3-3। हाँ, मेरा वो फिक्स है कि 3 घंटे मैं फ़ोकस करके पढ़ूँगी, फिर मैं रिलैक्स करूँगी। फिर मैं 3 घंटे फ़ोकस करके पढ़ूँगी, फिर मैं रिलैक्स करूँगी। 3 घंटे पढ़ा, फिर मैं आधा 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, या मैंने उसमें लंच कर लिया ब्रेक में, या मैंने उस ब्रेक में आप नहा लो, आप थोड़ा-सा वॉक कर लो, पेरेंट्स से बात कर ली, फ्रेंड्स को कॉल कर लिया, तो वो सारी चीज़ें मीन्स आपने जो स्लॉट है इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ये मेरी पढ़ाई है, फिर थोड़े से वर्क है, फिर पढ़ाई है, फिर स्लॉट, तो ऐसे आप काफी प्रोडक्टिव हो जाता होगा। प्रोडक्टिव हो जाता है, और बहुत लंबे टाइम एक साथ बैठना कई बार डिफिकल्ट हो सकता है। कुछ लोगों को एकदम आप 6-6 घंटे के स्ट्रेच में नहीं पढ़ सकते, तो मैं इस तरह से अपना बैलेंस करके चलती थी। मैं और ऐड करूँगी प्रीलिम्स के टाइम मैनेजमेंट के लिए, आपको वहाँ पर जाके ऑलमोस्ट 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं। 2 घंटे भी नहीं, आप 1 ऑवर 55 मिनट्स मानिए। अटेंडेंस की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कभी कुछ छोटी-छोटी चीज़ें आ जाती हैं बीच में, तो 1 ऑवर 55 मिनट्स में आपको पेपर करना है। अब
जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जब प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर करो कि आप 1 आवर 50 मिनट्स में वो पेपर कर लो। पूरे 2 घंटे नहीं पूरे लेने। 2 घंटे भी नहीं, इनफैक्ट 5 मिनट आप और कम लीजिए, 1 आवर 50 मिनट्स, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा होगा, क्वेश्चंस एकदम नए होंगे। आज शायद उतना प्रेशर रूम में बैठ के नहीं है। अलार्म लगाइए और ये डिसिप्लिन लाइए कि आप उस पेपर को हटा देंगे। प्रीलिम्स के लिए आप इस तरह से टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो। मेंस के लिए तो बहुत कैलकुलेटिव है। 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए जीएस में 7 मिनट और 15 मार्क्स के लिए 10 मिनट। अगर आप इसको एक्सीड करते हैं तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि एक A4 साइज पेज को औसतन लिखने में आपको 3.5 से 4 मिनट का समय तो चाहिए। उतना ही लगना चाहिए। उतना ही लगना चाहिए। तो आप घड़ी लेकर के, अब ये भी नहीं कि आप हर एक के बाद 7 मिनट्स कैलकुलेट करें। आप एक रफली कि भाई 35 मिनट्स में मेरे 5 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, या इनिशियल 100 मिनट्स में मेरे 10 मार्कर हो जाने चाहिए, या उस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक चीज हमने देखी मैम, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो होते हैं आलसी जो टालते रहते हैं, है ना, और एक होते हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इन दोनों आंसर्स को दीजिए कि परमानेंट इनका मोटिवेशन क्या रहना चाहिए और आलस को किस तरीके से। देखिए, पहले आपने जो बोला ना, टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे हम कहते हैं, इट इज अ स्लो पॉइजन एक्चुअली। क्योंकि आप अगर देखोगे यूपीएससी तक के डे, अगर मैं कहूँ आज मेरा यूपीएससी का एग्जाम है, तो उससे 1 साल पहले तक अगर हम एक एक दिन को डिवाइड करें, तो हर दिन में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर आप उसको 1 साल में भी डिवाइड करोगे अक्रॉस डेज, तो हर डे में कुछ ना कुछ पोर्शन जरूर जाएगा। या आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज एक आपको पहाड़ चढ़ना है, हर रोज आपको उसमें कुछ मीटर्स की हाइट कवर करनी है। अब मान लीजिए अगर आपको उसको पूरा चढ़ने में 100 डेज लग रहे हैं, अगर आपने एक दिन भी गैप किया, तो वो आपका पोर्शन आप या तो लैग कर रहे हो, यानी आप आज का काम या तो कल वाले दिन पे ओवरलोड करोगे। आज के अगर 8-9 घंटे आपने नहीं किए, तो किसी ना किसी दिन में 12 और 14 घंटे बन के वो सामने जरूर आएंगे, और वो आपको बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर दो कि फिर वो अनमैनेजेबल हो जाए। आपने इतना प्रोक्रेस्टिनेट किया है कि अब आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा, आप टेस्ट सीरीज ही नहीं दे पा रहे, रिवीजन ही नहीं कर पा रहे। कई बच्चों का होता है कि रिवीजन ही नहीं कर पाए। फिर आपने बोला जो छोटी छोटी चीजों से डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, इनिशियली आपको लग रहा है रिजल्ट नहीं आ रहा, टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे, बैठा नहीं जा रहा, सिलेबस हो ही नहीं रहा, चीजें याद नहीं हो रही, उसका एक ही इलाज है, पेशेंस। आज में रहिए। आपको सिर्फ, आप तो सोचिए मैं आज क्या करूँ, जितना आगे का सोचेंगे उतना डिमोटिवेटिंग लगेगा। आज में रहिए, इतना गोल लिया है उतना कर लीजिए बस। हमने काफी सारे टॉपर्स को देखा है मैम, बोलते हैं कि मुझे नहीं लग रहा था इतनी रैंक आ जाएगी, या ये रैंक आनी चाहिए, आपकी रैंक 2 थी। तो आज जैसे हम यूट्यूब पर लाइव थे, तो उसमें एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर ये बताइए रैंक 1 कैसे आए। रैंक क्या आएगी, सर्विस क्या मिलेगी, ये सब बोल पाना बहुत मुश्किल है। मैं अपने भी अगर एक्सपीरियंस से बोलूँ, तो मुझे मेंस का एग्जाम देने के बाद आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि एटलीस्ट इंटरव्यू का कॉल तो आना चाहिए। पेपर्स अच्छे गए थे, ज्यादातर क्वेश्चंस में ये लग रहा था कि टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो चीजें मतलब कंटेंट बिल्डअप हो रहा था आंसर्स में। तो मुझे लगा कम से कम कॉल तो आ जानी चाहिए इंटरव्यू की। बाकी रिजल्ट के पहले अब सेकंड रैंक है मेरी, बट स्टिल आई वाज आल्सो लाइक कि होगा भी या नहीं होगा, लिस्ट में होंगे या नहीं होगा। वहां पे डाइस ही होते हैं, रैंक तो बहुत दूर की बात है। तो रैंक पे आप फोकस मत करिए। अगर आप बहुत अच्छा देंगे, अपना बेस्ट दे करके आएंगे, तो डेफिनेटली आपको, जैसे अगर आप मेरे से पूछें कि अगर आप मुझे मेरे मेंस का पेपर्स दोबारा दे दें और बोले कि अब लिखो, तो मुझे नहीं लगता मेरे ज्यादा मार्क्स आएंगे, विच मीन्स कि मैं अपना बेस्ट दे चुकी हूँ। और जब आप अपना बेस्ट दे देंगे, तो आपको रैंक के बारे में कोई चिंता नहीं करनी। और डेफिनेटली डेस्टिनी तो है, कई बार बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट्स रह जाते हैं, तो डेस्टिनी भी अपना पार्ट प्ले करती है, बट हमें अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है। तो आप समझ गए होंगे कि रैंक को दिमाग में पहले रख के चलोगे तो ही फायदा नहीं है, कुछ भी उसको रखो मत, अपना डू योर बेस्ट करो बस। सोशल मीडिया को लेकर काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सोशल मीडिया को कैसे डिटैच हों इससे, उसको आपने कितना यूज किया था, स्टूडेंट के लिए क्या एडवाइस है। देखिए, सोशल मीडिया आजकल बहुत पावरफुल टूल है। आप देखोगे तो इंस्टाग्राम पे हर मिनिस्ट्री के अपने अपने हैंडल्स हैं, पीआईबी के हैंडल्स हैं, शॉर्ट में न्यूज आती है और बड़े इंटरैक्टिव तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो वहां से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि अगर नहीं मन कर रहा बुक्स पढ़ने का, तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया। क्वेश्चन ये है कि हम में से कितना एक्चुअली ऐसा करेंगे। जब हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, तो हम क्या इंस्टाग्राम को इस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आंसर नो है, जैसा कि मेरे केस में था, मैं सोशल मीडिया को पढ़ाई के लिए यूज नहीं कर रही थी, या फिर आपका इतना डिसिप्लिन हो कि दिन में 5 मिनट यूज करके आप उसे छोड़ दो। कई लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं, वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं और फिर भी वो तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि उनमें वो डिसिप्लिन है कि वीक में यूज कर लिया, डेली 5 मिनट देख लिया, वो उससे एडिक्टेड नहीं है।
यदि आप एडिक्टेड हैं, यदि आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे मेरे साथ है कि अगर मैं एक बार इंस्टाग्राम खोलूँ तो हो सकता है आप रील्स देखते-देखते काफ़ी टाइम बर्बाद कर दो। तो उसके लिए मैंने फिर ये डिसीजन लिया कि मैं सोशल मीडिया से 2 साल पूरी तरह दूर रही। किसी अकाउंट पे किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की। इनफैक्ट व्हाट्सएप भी मैंने बहुत लिमिटेड यूज़ किया, अपना कॉन्टैक्ट भी उन्हीं लोगों के साथ शेयर किया जो एकदम क्लोज़ सर्कल में थे। बेसिकली अपने आप को आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। तो मैंने तो सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ा हुआ था, पर अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं या आप उसको अपने प्रॉपर यूज़ में ला सकते हैं, तो आप डेफिनिटली यूज़ करते रहिए। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं ना रूम से निकलूंगा, रूम को एकदम लॉक कर दूंगा, बर्थडे में नहीं जाऊंगा, शादियों में नहीं जाऊंगा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था और स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? मैं ये कहूँगी कि मैं ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तो बहुत एन्जॉय करती थी, बहुत घूमती थी, फिर भी मेरा हो गया। मैं 2 साल किसी शादी में नहीं गई, ऑल्दो उस टाइम पे कोविड का भी फेज़ था। बट स्टिल मैं नहीं गई, बाय चॉइस भी मैं नहीं गई, मुझे चॉइस होती तो भी मैं नहीं जाती। मैं अपना बर्थडे, अपनी फैमिली में बर्थडे या बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, साल में कितने दिन होंगे ऐसे 2 या 3, बहुत 2-3 खींच-तान के 4-5 दिन। 4-5 दिन में भी आप कितने 2-3 घंटे, उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप हर रोज़ बर्थडे पार्टीज़ में जाते हैं, आप देर रात तक पार्टी करते हैं, तो वीकेंड मना उस रहे वीकेंड मनाते हैं। रहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा, आपके वर्किंग आवर्स कम होंगे, आपके प्रोडक्टिव आवर्स कम हो जाएँगे। रूम बंद कर लेना, खुद को 100% आइसोलेट कर लेने से आपकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। ऑलरेडी आप बहुत प्रेशर में हैं। एक हेल्दी क्लोज़ सर्कल बना के रखिए, फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, कुछ क्लोज़ टीचर्स भी होते हैं, कई लोगों के मेंटर्स होते हैं, उनसे आप अपना बॉन्ड बना के रखिए। आधा घंटे फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करिए, चाहे वो एक सिंपल वॉक क्यों ना हो, म्यूज़िक सुनते हुए आप वॉक ही क्यों नहीं कर लें। तो इस तरीके से ज़रूरी है कि आप बैलेंस करके चलें। 100% आइसोलेशन में क्या अब आप 14-15 घंटे थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे। तो एटलीस्ट जो भी टाइम, हाँ, मैक्सिमम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ मैं नहीं करती थी एटलीस्ट। ये मेंटल प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए कैसे करनी चाहिए? और ज़्यादातर 2 चीज़ें हैं, एक तो मेंटल प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए कैसे करनी चाहिए और दूसरा मेंटल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे डील करें? मेंटल हेल्थ एक्चुअली बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब हम ये एग्ज़ाम देते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। कोई जॉब छोड़ के आया हुआ है, किसी ने कॉलेज के बाद प्लेसमेंट नहीं लिया, किसी और चीज़ की तैयारी नहीं की, मतलब कोई ना कोई सैक्रिफाइस इन्वॉल्व है इसकी प्रिपरेशन में। तो एक बैक ऑफ द माइंड में प्रेशर रहता है कि अब इतना कुछ छोड़ा है, करना है, करना है। कई बार प्रेशर फैमिली से भी होता है कि 1-2 साल में निकालो या जल्दी निकाल लो, उस तरीके की चीज़ें होती हैं। कई लोगों के साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इस टाइम क्या मैं आपको मेंटल प्रिपरेशन ये करनी है कि अपने आप को एकदम असर्टिव रखना है खुद के साथ। मुझे किसी भी दिन अपने गोल्स से पीछे नहीं हटना। ये आपको प्रेशर खुद पे बनाना पड़ेगा कि अगर 8-10 घंटे हैं, तो मैं 8-10 घंटे ज़रूर पढ़ूँगी। इतनी मेंटल प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने अपनी मेंटली प्रिपरेशन ये की कि अब मुझे मेंटली प्रिपेयर होना है रोज़ 9 से 10 घंटे पढ़ने के लिए, कि ये होगा, दिस इज़ रियलिटी और मुझे इसे फेस करना है। तो आप वो चीज़ें पहले तो एक्सेप्ट करिए कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत सारे लोग साथ में प्रिपेयर कर रहे हो और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। आपकी स्ट्रगल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको भी 8 से 10 घंटे पढ़ाई करके तैयारी करनी है, जैसे सब लोग कर रहे हैं। एक तो इसका एक्सेप्टेंस। कई बार हम इस चीज़ में होते हैं कि शायद हम ही बस अकेले पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। तो आप ये एक्सेप्ट करिए कि और हर व्यक्ति जो पढ़ रहा है, निकाल रहा है, वो बहुत मेहनत करके आ रहे हैं। तो आपको भी मेहनत करनी है। एक बार तो ये मेंटली आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और दूसरी चीज़ जो मेंटल हेल्थ है, एक अच्छी मेंटल हेल्थ जब आपकी होगी तो आप खुश होकर के पढ़ पाएँगे, आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ पाएँगे। उसके लिए अपने क्लोज़ फ्रेंड से बात करिए। कई बार टाइम को लेके प्रेशर होता है, तो आप टाइम अपना जर्नल करना शुरू कर दीजिए कि आप लिखें कि इतने घंटे से इतने घंटे मुझे पढ़ना है। प्रॉपर प्लानिंग करिए, सिलेबस को छोटे-छोटे पोर्शंस में बाँट दीजिए, वीकली गोल सेट करिए। इन सब से आपको बेसिकली जब ये, जैसे मैं एक एनालॉजी दूँगी, अगर मैं आपको यहाँ छोड़ दूँ कि आप उस जगह चले जाइए, तो आपको एंग्ज़ायटी होगी। जब मुझे रास्ता नहीं पता, मुझे टाइम नहीं पता कितना लगेगा, तो मैं कहाँ चले जाऊँ? अगर आपको रास्ता पता है, व्हिच इज़ कि आपको ये पता है कि मुझे डेली इतने-इतने टारगेट्स करने हैं, आपको आपका वीकली गोल पता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो फिर आपको एंग्ज़ायटी डेफिनिटली कम होगी। मीन्स आपके पास पूरा एक गाइडेंस, एक रोड मैप और मेंटरशिप, ये तीनों चीज़ का बिल्कुल होनी चाहिए। ये रहना चाहिए हमें से। एक चीज़ हम ये बात करना चाहेंगे, जैसा कि आप 2 साल तक जॉब किए थे। मैम ने जो है बीटेक किया था, बीटेक करने के बाद 2 साल जॉब करी बेल में। उस जॉब को छोड़ा तब यूपीएससी प्रिपरेशन करें। तो इस वीडियो से शायद ये मैसेज आ सकता है कि अपनी पहले जॉब छोड़ो, तब यूपीएससी प्रिपरेशन करो। एक्चुअली आपने ठीक बोला कि कई लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट भी किया मेरे प्रिपरेशन के बाद ये बोल के कि आपको देख के हमें लगता है हम भी जॉब छोड़ दें। मैं ये कहूँगी कि मेन चीज़ है कि अगर आप उस तरह का टाइम निकाल पा रहे हो, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने टाइम जॉब में रह कर के तैयारी की है और उन्हें निकाला भी है।
ऐसे भी लोग जिन्होंने कॉलेज के साथ निकाला हुआ है, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जॉब छोड़ के निकाला हुआ है, तो हर तरीका है करने का। एक एग्जाम्पल उसमें से मैं हूँ। आप स्कूल में है तो सृष्टि देशमुख मैम है, उन्होंने जॉब में रहकर कॉलेज के साथ में रहते हुए एक निकाला था। तो जो कॉलेज के साथ प्लान कर रहे हैं उनके लिए वो एक एग्जाम्पल हो सकती हैं। कुछ लोग जिन्होंने जॉब में रहते हुए निकाला है, आपके लिए वो लोग इंस्पिरेशन हो सकते हैं। तो तीनों तरीके हैं करने के, और किसी एक को फॉलो मत करिए। एक चीज हम ये बोलना चाहेंगे कि प्लान भी कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, दिमाग में रखना चाहिए नहीं। और दूसरी चीज, काफी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं प्लान भी मैंने ले लिया तो मैंने फेलियर का रास्ता पहले चुन लिया है, तो वो थोड़ा बताइए उसके बारे में। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ कि ज्यादातर लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में होना वो एक हमारा सपना हो सकता है, हमारा एक चॉइस है कि हम ये करना चाहते हैं। हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं भी होता है तो एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में वो कर सकें जहाँ पे हमें प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन भी मिले और हम फाइनेंशियली भी स्टेबल रहें। जैसे मैं जब आई थी तो मैंने ये सोच रखा था कि मैं 2 अटेम्प्ट जेन्युइनली पूरी मेहनत के साथ दूंगी। यदि नहीं होता है तो मेरे लिए था कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, 2 साल जॉब किया है, तो मैं उसी फील्ड में आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करके रिसर्च में चले जाऊंगी। बस प्लान भी बनाते समय ये याद रखिए कि वो एक ऑप्शन है, आपकी चॉइस नहीं है। तो उसको सिर्फ आप ट्रीट करिए कि वो ऑप्शन है, बस नहीं, मतलब वो आपकी ना वो आपका गोल है, ना आपको उसके बारे में सोचना है। बस वो उस टाइम के लिए कि जब कभी भी आपको ये लगे कि आपने अपना बेस्ट दे दिया है। जैसे सपोज एक होता है कि अब मैं अपना बेस्ट दे चुकी हूँ, अब मुझे नहीं पता इसके बाद में और क्या करूँ, इसके बाद मैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकती, बेस्ट इज ऑलरेडी डन। उसके बाद हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं भी होता है तो मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा कि मैं शायद बेस्ट ट्राई नहीं कर पाई अपना। तो आपने अपना बेस्ट दे दिया, फिर उसके बाद आप ये ना सोचें अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ लॉस्ट हो जाऊँ। और अब तो इतनी सारी चीजें हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, हायर एजुकेशन में जा सकते हो। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका यूपीएससी में नहीं हुआ बट दे स्टार्टेड सम अल्टरनेट बिजनेस, उन्होंने स्टार्ट कर लिया, आप वहां जा सकते हैं। बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं, एसएससी वगैरह भी होता है, और आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन सबके लिए खुले हुए हैं। बस मेन चीज है जहां जाना है बेस्ट देना है, उसको अपनी चॉइस मत बनाइए, उसको एक ऑप्शन के रूप में ही बस रखिए। तो ये सारी चीजें ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लान बी को किस तरीके से आपको रखना है, ये काफी सारे टीचर्स को भी आपने देखा होगा। आप अपने स्टार्टिंग में 2 से 3 अटेम्प्ट को काफी दिल लगा के दीजिए जितना आप दे सकते हो, उसके बाद में आपको दूसरा रास्ता देखना चाहिए, क्योंकि मैम ने इंटरव्यू के बीच में बताया था कि डेस्टिनी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। तो सोच समझ कर एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह इस चीज को लेके चलोगे तभी होगा। किसी भी टॉपर के, किसी भी टीचर के कोई वीडियो देखते हो तो पहली बात तो अंधभक्ति मत करो, और अगर उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हो तो अपनी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए अपने सारा रोड मैप बनाना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट में क्या है कि मैंने उसको उस टॉपर को देख लिया, क्योंकि हम जो वीडियोस बनाते हैं ना उसमें कमेंट सेक्शन बोलते हैं, कनिष्क कटारिया सर ने तो ये बोला था, टीना डावी मैम तो इतने घंटे पढ़ते थे, उनका फ्लो चार्ट तो हम ये बोलते हैं कि आप अपने कंडीशंस देख के चलो, आपके सिचुएशंस क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, और आपका मेन चीज घर का एनवायरनमेंट कैसा है। सिलेक्शन के शायद 2 साल बाद ही ये बुक हम इसीलिए रिलीज कर पाए क्योंकि मैं भी चाहती थी कि प्रॉपर्ली कंप्लीट बुक हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है, तो जो मैंने मेहनत की थी प्रिपरेशन में उसके बुक के फॉर्मेट में प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करके करना चाहती थी, इसीलिए शायद इसको बनने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया। जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट भी जो है, या यूपीएससी की जो मैं तैयारी की है, तो मैंने उसको भी एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट करके इसमें लगाने की कोशिश की है। तो बेसिकली जो भी तैयारी में मैं कर पाई हूँ, सो वो सब इस बुक में इंक्लूड करने की कोशिश की है, और आई होप एस्पिरेंट्स को ये यूजफुल लगे। देखिए मैम, हम कभी भी जो बुक्स रिव्यू को लेकर कभी बायस्ड नहीं होते, लेकिन हम आपको बताएं ना, जितनी मार्केट में बुक्स है ना उन सबको हमने देखा था, रिव्यू भी किया है। इसमें जो यूनिकनेस है ना वो काफी शानदार है, और स्टूडेंट को ये जरूर परचेस करनी चाहिए उसी चीज के लिए कि और कहीं पर वो सारी चीज नहीं मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं ये इंटरव्यू आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा, आपको काफी सारी चीज जानने को मिली होंगी, और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि ये मैंने देखा और उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया। काफी सारे स्टूडेंट मैम देख तो लेंगे हजारों स्ट्रेटेजीज, लेकिन उनको फॉलो अप नहीं करते हैं, और फॉलो करने के लिए एक ही एनफ रहता है। तो वो सारी चीजें, और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अपना समय देने के लिए, और इसको यहीं समाप्त करते हैं। आपको किस टॉपर का इंटरव्यू चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।